सर्वप्रथम मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा प्रोग्राम में थोड़ा लेट आने के लिए, परंतु कुछ पर्सनल रीजंस थे कुछ जिस कारण मैं समय पर नहीं आ पाया। परंतु मुझे पवन जी बता रहे थे कि कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सुबह से रहा है और यहाँ पर आप सब लोगों की चेहरे की ऊर्जा बता रही है कि इस कार्यक्रम से आप लोगों को कितनी अपेक्षाएं हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल 2-3 बातें कहना चाहूँगा आज इस मंच के माध्यम से कि यदि हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, अक्षय ऊर्जा की बात करें, तो आज भारत देश की अगर हम बात करते हैं तो भारत को पहले इसमें मार्जिनल प्लेयर माना जाता था। आप सब लोगों ने शायद अखबार में पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले अप्रैल महीने की बात है कि आज भारत विश्व में सबसे तीसरे नंबर पर है रिन्यूएबल एनर्जी में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के नंबर पर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और यदि हम अगर ये देखें तो बहुत कम समय में इतनी बड़ी संख्या में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बहुत ही कम देशों में लगाई गई है। परंतु उसके साथ ही एक दूसरा आंकड़ा भी था, जो ये न्यूज़ रिपोर्ट आई कि जो प्रथम देश है चाइना, उसमें 2340 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित है, जबकि भारत में 275 गीगावाट है। तो ये प्रथम और तीसरे के बीच का जो अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। दूसरे नंबर पर यूएसए है जिसमें लगभग 380 गीगावाट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने एक बहुत अच्छे पायदान पर हम पहुँचे हैं, बट आगे का सफ़र अब काफ़ी लंबा है। और इस चीज़ को यदि अब आप लोग जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं बिल्कुल समझ पा रहे हैं, यदि हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी फेज़ के डेवलपमेंट को अब देश में देखें तो हम मुख्यतः उसको 3 चरणों में बांट सकते हैं। तो लगभग 2014 से पहले का जो चरण था उसमें देश ने रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को पहचाना, उसके पोटेंशियल को आंका, परंतु स्केल आने में उस समय तक हमारे पास स्केल नहीं था। अगले 10 सालों में अब हमारे पास एक स्केल आ गया है। अब हम 275 गीगावाट तक पहुंच गए हैं। तो एक बड़ा स्केल है जिसमें कि अब हम पूरे विश्व की आंखें आज भारत के ऊपर हैं कि किस प्रकार भारत रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। अब जो आगे का चरण है वो केवल सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं लोग। अब आप लोग देखते होंगे कि अब ये बात आ गई है कि हमें ग्रिड को कैसे स्टेबल रखना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के साथ साथ हमें स्टोरेज के ऊपर भी ध्यान देना है, हमें ग्रिड को भी मॉडर्नाइज करना है, हमें उसके साथ साथ डिमांड साइड मैनेजमेंट के भी कई उपाय करने हैं ताकि जितनी रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड में एब्जॉर्ब भी हो जाए। ऐसा नहीं हो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी तो अक्षय ऊर्जा पैदा तो करें परंतु हम उसका फ़ायदा नहीं ले पाएँ, उसको हम इवैक्यूएट नहीं कर पाएँ। तो ये चीज़ें अब आगे वाले फेज़ में हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इन सभी क्षेत्रों में अब मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो हम बहुत ही आगे बहुत ही फास्ट गति से इस चुनौती को समझकर काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और माननीय ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश में। आपने अगर राजस्थान की पूर्व की पॉलिसीज़ भी देखी होंगी, आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो पहले पॉलिसीज़ अलग होती थी, सोलर की पॉलिसी अलग, विंड की पॉलिसी अलग, बायो मास बेस्ड पावर की पॉलिसी अलग। 2024 में सरकार ने समझा कि भाई ये सभी की सभी पॉलिसीज़ को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की ज़रूरत है। तो आज हमारी जो पॉलिसी है वो इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी है। उसमें बायोगैस भी है, उसमें पम्प स्टोरेज भी है, उसमें बैटरी स्टोरेज भी है, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन भी है। तो आज हम ये समझ पाए हैं कि हमें इन सभी जो अलग अलग प्रकार के जो एनर्जी सोर्सेज हैं उन सबको एक सम्मिलित रूप से देखना है और एक तरीके से ये दोनों ये अलग अलग ऊर्जा के स्रोत एक दूसरे के पूरक हैं। तो उस चीज़ को समझते हुए आज प्रदेश में बहुत तेज़ गति से काम हो रहा है। सीएमडी उत्पादन आज मंच पर उपस्थित हैं। आपकी जो है गाइडेंस में प्रदेश में आज 6 गीगावाट आवर का बैटरी स्टोरेज लगाया जा रहा है, स्टैंड अलोन बैटरी स्टोरेज, जो कि और उसमें जो टैरिफ आपने जो टेंडर किए थे, जो टैरिफ डिस्कवर किया है वो देश में न्यूनतम है।
तो ये बताता है कि राजस्थान के ऊपर इन्वेस्टर्स का कितना कॉन्फिडेंस है। हम जो